मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वो इस समय का बड़ा बहुचर्चित टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? पर्यावरणविद और आम जनमानस के बीच में जो जुबानी जंग हो रही है, जो कहासुनी हो रही है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम जनमानस जो है पर्यावरणविद को पर्यावरण गिद्ध कह रहे हैं कि उन्होंने गिद्ध दृष्टि डाली है, कुछ उनको रखवाला कह रहे हैं पर्यावरण का। तो आखिर ये क्या है, मामला क्या है, ये क्यों ये सब हो रहा है? देखिए मित्रों, क्या है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें कि उत्तरकाशी से लेके और गंगोत्री तक का जो 98 किलोमीटर का जो पैच है उसके चौड़ीकरण का जो काम रुका हुआ था, जो एनजीटी ने रोका हुआ था इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से, उस पर अनुमति दी है कि आप इस रोड को बना सकते हैं। पर अब पेच कहां फंस रहा है कि उस रोड को बनाने के लिए 6000 पेड़ों का कटान होना है, जो कि देवदार के पेड़ हैं। बहुत वैल्यूएबल पेड़ भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। अब क्या हो रहा है कि साहब पर्यावरण जो विद हैं उनका ये कहना है साहब कि पेड़ों को काट के जो है ये सब काम, सड़क या और चीजें नहीं बनने चाहिए। वो अपना रक्षा सूत्र उस पर उन्होंने कुछ टाइम पहले, कल परसों में उन्होंने बांधे और ये कहा कि साहब हम पेड़ नहीं कटने देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो लोग वहां पर रहने वाले हैं, जो आम वहां के निवासी हैं, उनका ही कहना है साहब कि रोड तो चाहिए ही चाहिए, बिना रोड के आप करेंगे क्या? रोड का चौड़ीकरण तो होना बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक डिबेट अब चल रही है। दोस्तों देखिए क्या है कि ये जो डिबेट जिस प्रकार से हो रही है वह है तो ये एंडलेस डिबेट, क्योंकि जो पर्यावरण के पक्ष में बात करते हैं उनके पास अपने हजारों तर्क हैं, जो उसके विकास के पक्ष में अपनी बात करते हैं उनके पास अपने हजारों तर्क हैं। तो ये एक बहुत ही एंडलेस डिबेट है। पर लेकिन इस डिबेट से समाधान क्या निकलता है? ये जो पर्यावरणविद जितने भी हैं, जो कि लगभग अधिकतर दिल्ली बैठे रहते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं और अचानक से किसी निर्णय पर बाहर आ जाते हैं, अचानक से निकल के, आखिर ये समाधान क्या देते हैं? अब ये जो रोड बननी है, कभी आप चारधाम यात्रा पे आप लोग कई बार लोग आए होंगे या आप आने का प्लान बना रहे होंगे। आप ये देखिए कि ऋषिकेश से लेके ये चारधाम यात्रा शुरू होती है और चारों धामों में जाती है। तो ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक तो 175 किलोमीटर का पैच तो बहुत बढ़िया है साहब, बहुत, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। पर उत्तरकाशी से आगे 98 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का जो गंगोत्री तक का पैच है वो बिल्कुल सिंगल रोड है। वहां पे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का जाम लगता है, कभी कभी 12-12 घंटे का जाम लग जाता है। यात्री परेशान, लोकल लोग परेशान, यात्रियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और लोग होते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, किसी की आगे की बुकिंग्स है, किसी का ट्रेन का टिकट है, किसी की फ्लाइट का टिकट है। उस जाम की वजह से सब कुछ सारा उनका प्लान खराब। किसी को गंगोत्री से वापस आके जो है अगले दिन केदारनाथ की तरफ जाना है तो उनका वो प्लान खराब, आगे की भी बुकिंग खराब। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? पेड़ तो आप ठीक है आपने बचा लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर या तो यात्रा कम कीजिए। पर लेकिन चूंकि उत्तराखंड राज्य की आर्थिक ही यात्रा पे टिकी हुई है तो आप कैसे कम कर सकते हैं? पिछले 1-2 सालों में आपने देखा होगा कि जब यात्रियों की संख्या सीमित करने पे बात आई तो कितना जो परेशानी हुई सबको। भाई रोजगार भी तो वही है, यही 5 महीने तो उत्तराखंड का जो आम जनमानस है, ये 5 महीने में तो अपना व्यापार सबसे ज्यादा करता है जब यात्रा चलती है, जब पर्यटन सबसे ज्यादा होता है, धार्मिक पर्यटन कहें या और पर्यटन भी कह सकते हैं आप। तो ये आखिर पर्यावरणविदों की जो सोच है वो आखिर क्या है? इसके समाधान के रूप में क्या वो लेते हैं कि क्या जो है वो एलिवेटेड रोड बनाई जाए? अब ये सुनकर ही बड़ा वियर्ड लग रहा है कि क्या पहाड़ पर एलिवेटेड रोड बन सकती है? एलिवेटेड रोड भी तो पिलर्स पे खड़ी होगी, ऊंची होगी या भरान होगा उसमें, उसको भी तो चौड़ी तो बनानी पड़ेगी। सिंगल रोड तो ये भी है, एलिवेटेड रोड भी सिंगल रोड बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप उस चारधाम यात्रा का जो प्रेशर है, हजारों हजारों के हिसाब से जब गाड़ियां आती हैं, पार्किंग है नहीं, उतनी छोटी रोड पर गाड़ी लगा नहीं सकते, तो कहां आखिर कैसे वो मैनेज होंगी चीजें? एलिवेटेड रोड तो सुन के ही समझ में नहीं आता। वो भूस्खलन जोन तो सब सारी है, सारी अगर एलिवेटेड रोड का पिलर है वही गिर गया तो सारी रोड ही ध्वस्त हो जाएगी। इसके बाद अगर आप बात कहें कि वो कहते हैं साहब कि नदी के तरफ जो है वो दीवार लगा ली जाए और वहां पे रोड बनाई जाए, तो अब इसमें विरोधाभास सुनिए आप। भाई आप ऑलरेडी ये कहा, जब बाढ़ या आपदा कोई आती है आप ये कहते हैं साहब नदी की जमीन पर एनक्रोचमेंट मत कीजिए। आपने नदी का रास्ता जो है, नदी के रास्ते को रोक के आपने वहां दीवार या मकान या होटल कुछ भी बना दिया, तो वो आपको नहीं करना है। नदी ने अपनी जगह वापस ले ली। इधर आप कह रहे हैं साहब कि सड़क चौड़ी करनी है तो नदी को छोटा कर दो। क्या ये संभव है?
कैसी मूर्खों वाली बात है, अगर कोई जो कर रहा है ऐसी क्यों कर रहा है? नदी की तरफ रोड कुछ हिस्सों में तो बन सकती है कि किसी बड़े मोड़ को आपने ठीक करना है तो आपने छोटी सी रोड एक दीवार बना ली, तो वो चीज तो संभव है। पर क्या सारी सारी रोड या आप नदी पर बना दें, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो भी इस हिमालयी क्षेत्र में जहां पे नदी का ढलान बहुत तीव्र है, वो तो एक बार बाढ़ आएगी सारी रोडों को ले जाएगा। और हमने ऐसा देखा भी है, आगे गंगनानी या सोनगाड़ या हिलगोघाट का जो इलाका है वहां पर तो कई बार दीवारें गिर चुकी हैं हमारे आंखों के सामने, कई बार बनी कई बार गिर गई, तो वो भी संभव नहीं है। तीसरी चीज है कि वह फ्लाईओवर बना ले, तो फ्लाईओवर भी इतने लंबे तो होते नहीं है कि साहब आप 100 किलोमीटर के बना दें, वो भी संभव नहीं है, आपको रोड तो तब भी चाहिए। तो समाधान क्या है इसका? आखिर कैसे चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करेंगे? या ये भी हो सकता है कि जब चारधाम यात्रा चले तो सारे पर्यावरणविद यहां आए और ट्रैफिक को संभालें आके, कि साहब हम संभालेंगे, कोई बात नहीं, पर हम रोड चौड़ी नहीं होने देंगे, पर हम ट्रैफिक हम संभाल लेंगे। बेचारे पुलिस वाले सुबह से रात तक भूखे प्यासे खड़े रहते हैं वहां पे, कोई उनकी सुध लेने वाला है? यात्री जो इतने बिलख रहे हैं, जो बेचारे बच्चे जिनके साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, रहने के लिए खाली गाड़ी के अलावा उनके पास कुछ है नहीं उस समय 10 घंटों में, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा आखिर? कोई तो उसके लिए भी बोलेगा कि हाँ साहब ये हमारे कारण हो रहा है। देखिए मित्रों, विकास जो है एक शब्द है, पर लेकिन जो सड़क है, सड़क जो है वो एक मूलभूत सुविधा है, वो एक नेसेसिटी है। आप उसको विकास नहीं कह सकते कि साहब ये क्षेत्र का विकास, सड़क चौड़ी करो विकास का, विकास नहीं है वो उस क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता है। आप पूछिए उन लोगों से जो गंगनानी के आगे जो लोग रहते हैं, झाला है, सुखी है, धराली है, आपका हरसिल है, गंगोत्री है, जब वो आम लोग जो रोज के चलने वाले लोग हैं, जब वो लोग 10-10 12-12 घंटे तक जामों में फंसे रहते हैं, उन लोगों की क्या मनस्थिति होती होगी, जिन्हें पता है कि 1 घंटे बाद हमारा घर है, पर लेकिन हम 10 घंटे से यही सड़क में खड़े हैं, सामान के साथ खड़े हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग आखिर? तब उस समय सरकार को गाली दी जाती है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जब कर रही है तब भी सरकार गाली खा रही है कि भाई अब नई रोड चौड़ी नहीं होगी, सड़क चौड़ी नहीं होने देंगे। तो ये कोई समाधान नहीं है कि आप बस काली रक्षा सूत्र बांधे पेड़ों को बचाने, साहब हम कुछ नहीं होने देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। समाधान भी तो दीजिए। अच्छा, ये पर्यावरणविदों का आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि ये अचानक से उगाते हैं। जब लोहारीनाग पाला डैम बन रहा था तो आपने देखा कि 60% काम तो हो चुका, टनल बन गई है, सब कुछ बन गई है, सारे मैक्सिमम डेवलपमेंट वर्क हो चुके हैं। उसके बाद आके उन्होंने रुकवा दिया कि नहीं जी अब नहीं बनेगा साहब ये बिल्कुल भी। तो जो उस 60% पे जो पैसा लगा, समय लगा, उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे क्या? किसका पास है? जनता के तो पैसा लगा। और डैम की आवश्यकता आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ आई यहाँ पे, 2013 की बाढ़ थी, अभी जो बाढ़ आई थी वो आई थी, टिहरी डैम ने कितना संभाला है सबको। नहीं तो आज ऋषिकेश और हरिद्वार सारा जो तराई का इलाका सारा खतरे में आता। टिहरी डैम ने सारा बचाया, सारा उसके रिजर्वायर ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया, सारी की सारी बाढ़ को। ऐसे अगर ऊपर भी डैम बनते तो वो भी बचाते। कोई ऐसी इंजीनियरिंग तो है नहीं अब कि साहब डैम बने और टूट जाएंगे। इंजीनियरिंग बहुत हाई क्लास हो चुकी है, पर्यावरणविदों की सोच से बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो संभव है वो चीज। अब रोड का आप देखिए, 90% रोड बन चुकी है ऑल वेदर की, पर लास्ट का 100 किलोमीटर नहीं बनने देंगे साहब, वहां पेड़ ज्यादा कट रहे हैं। तो भाई फिर 90% भी क्यों बनने दिया? आपने पहले दिन से बोल देते हैं, बैठ जाते धरने में, भूख हड़ताल पे बैठ जाते साहब हम तो बनने नहीं देंगे। तो ये चीज अचानक से आ जाना बीच में और हम ये नहीं करने देंगे वो करने देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। अब जनता भी समझ चुकी है कि भाई नेसेसिटीज को आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हमारा बॉर्डर इलाका भी है, आगे तिब्बत का बॉर्डर लगता है, गंगोत्री से बिल्कुल सट के हमारा जो है बॉर्डर की रोड जाती है और वहां से आगे बॉर्डर है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही आवश्यक है ये सड़क। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैं स्वयं गंगोत्री से आ रहा था वापस, एक बार गंगोत्री जा रहा था, तो वहां से बोफोर्स की जो कैनन्स होती है, जो तोप होती है, वो वापस आ रही थी, सर्दियों में वापस आती है। तो गंगनानी वाला इलाका पार करने में 4 घंटे से ऊपर लग गया उन्हें। अब ऐसे में कभी युद्ध छिड़ जाए तो हमारी तो सामान ही नहीं पहुंच पाएगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं पहुंच पाएंगे, क्या लड़ाई जीतेंगे हम? तो ये सब चीजें रोक लगाना तो ठीक है, आपका अधिकार है, आप रोकते रहिए, बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, पर लेकिन समाधान भी तो दीजिए। समाधान क्या है इसका, कैसे होगा? जो सड़क की चौड़ाई थी वो ऑलरेडी 1-2 मीटर कम कर चुकी है सरकार कि चलो ठीक है सेंसिटिव जोन है तो हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, पर लेकिन सड़क तो चौड़ी होगी। एक तरफ तो हमारी सरकारें जो है वो रिकॉर्ड बना रही है यात्राओं के, आज इस बार इतने लाख यात्री आ गए, इतने लाख यात्री इस बार आ गए, और मैनेजमेंट उसका कुछ हो नहीं पाता। इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है। मैं स्वयं यमुनोत्री एक बार जा रहा था, यमुनोत्री में दूसरे दिन पहुंचा, एक रात रुकना पड़ा मुझे रास्ते में, इतना ज्यादा ट्रैफिक था।
कैसे मैनेज करेंगे? सड़क चौड़ी होगी तभी तो होगा। पार्किंग भी अगर करनी तो चलो चौड़ी सड़क है तो एक तरफ थोड़ी पार्किंग भी बन सकती है, बाकी में रोड भी चौड़ी हो सकती है। तो कुछ चीजें ये ना देखा जाए कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो बात ठीक है। उसका समाधान एक और भी हो सकता है कि अगर 6000 पेड़ कट रहे हैं तो आप 60,000 पेड़ों को लगाइए, 10 गुना पेड़ लगाइए, 10 गुना प्लांटेशन करिए। इसके ऊपर जोर होना चाहिए कि ठीक है साहब, जो कट गया कट गया, पर लेकिन अब कम से कम आप 10 गुना प्लांटेशन कीजिए। अब वो प्लांटेशन भी कहां कीजिए? ह्यूमन बेल्ट से थोड़ा ऊपर जाके। ह्यूमन बेल्ट क्या है? ह्यूमन बेल्ट का मतलब यह है कि जहां पर मनुष्य का सामान्य जो जनजीवन रहता है या उसकी आवाजाही रहती है, उससे ऊपर जाइए। धराली के केस में देखिए आप, धराली में क्या हुआ? कोई आपदा नीचे से तो आई नहीं, बहुत ही अगल बगल से आ गई, बहुत ऊपर से आई थी। इसका मतलब वहां पर भी तो लैंडस्लाइड हो रहा है ना, उस जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां पे लगाइए आप पेड़। जोशीमठ में रेणी में क्या हुआ? रेणी की आपदा बिल्कुल ऊपर, कहां जाके, कितने किलोमीटर ऊपर जाके ग्लेशियर फटा, वहां से वो झील बनी थी और वो आगे सारा पानी बाहर आ गया, झील फट गई थी। वो भी तो बहुत ऊपर हुआ था, जहां पे सामान्य मनुष्य की आवाजाही नहीं है। तो ये जो ऐसे जो जगह है, तो वहां पर जाके ह्यूमन बेल्ट से ऊपर जाके प्लांटेशन कीजिए। गौमुख है, गौमुख के बगल में एक देवगाड़ करके जगह आती है, उसमें बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, बादल फटा था वहां पे, तो वहां पर आप प्लांटेशन कीजिए। तो ऐसी जगहों पे कीजिए जो हमारी रीच से बाहर है, वहां पर आप प्लांटेशन कीजिए, ताकि ऊपर से आने वाली आपदा जो दिख नहीं रही कि कहां से हो रहा है, ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर जाके पहाड़ों पे क्या हो रहा है, वहां पर प्लांटेशन कीजिए, ताकि ऊपर आप जमीन अगर बंधी रहेगी तो नीचे मिट्टी सड़क के नहीं आएगी। पर लेकिन जहां ह्यूमन बेल्ट है, जहां ह्यूमन रहता है, वहां तो आपको विकास करना ही पड़ेगा। आप कब तक उसको वंचित रख सकते हैं विकास से? रोड चौड़ी होगी तो होगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप इको सेंसिटिव जोन में अनावश्यक होटल मत बनने दीजिए, अनावश्यक जो अवैध चीजें हैं, अवैध अतिक्रमण को आप हटाइए, वो बात ठीक है। पर सड़क तो बड़ी मूलभूत आवश्यकता है, सड़क तो बनेगी बनेगी। तो इसलिए मित्रों, मेरा यह निवेदन भी है और अनुरोध भी है कि जहां तक बात किसी क्षेत्र के विकास या उसकी मूलभूत सुविधा की है, वहां पर पहले उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि एक बार उस विकास को होने दीजिए। उसके बाद हम जितना भी समय होगा हमारे पास आगे का, उस विकास को होने के बाद हम उस पर प्लांटेशन करेंगे, लगातार उस पर हम काम करेंगे। पर लेकिन वो तो बुनियादी जरूरत है उस जगह की। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप को देखिए, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और पर मेरा ये सबमिशन है कि रोड निश्चित रूप से बननी चाहिए, और उस दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और पर्यटन की दृष्टि से भी, और धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से भी रोड की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।